तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से रिलेटेड, जिन्होंने अप्रूव कर दिया है ओरिजिनल साइट फॉर पुणे एयरपोर्ट जो कि लोकेटेड था पुरंदर में। तो दोस्तों अभी ये जो खबर है वो देश भर के कई जगह पे बहुत बड़ी अपडेट नहीं होगी, लेकिन पुणे वन ऑफ दी बिगेस्ट सिटीज है देश के अंदर का, इनफैक्ट हैदराबाद से भी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी डेडिकेटेड एयरपोर्ट नहीं था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिफेंस एयरपोर्ट है इसी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से पुणे के लोग मैक्सिमम मुंबई से फ्लाइट्स पकड़ते थे जब भी कोई लॉन्ग डेस्टिनेशन जाना था तब, और काफी ज्यादा मतलब लिटरली छोटे छोटे शहरों के एयरपोर्ट्स बड़े होते हैं पुणे से। इसके कारण एक नए एयरपोर्ट की जरूरत थी। पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पुणे को कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया एयरपोर्ट को क्लियरेंस देने के लिए, और जब एमवीए गवर्नमेंट वगैरह थी महाराष्ट्र के अंदर तब जो साइट्स है उसके ऊपर रिलेटेड भी काफी झगड़े चले। पुरंदर में वैसे साइट ओरिजिनली ली गई थी, हर्डल्स थे, लेकिन फिर जो है प्रोजेक्ट काइंड ऑफ अटक गया। अब करेंटली जो एमपी सिलेक्ट होके आए थे पुणे से उनको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री मिली है और इन्होंने इसके लिए तुरंत पुणे एयरपोर्ट के लिए साइट क्लियर कर दी है। तो अभी जब तक ये सिविल एविएशन मिनिस्टर है तो प्रोबेबली काम काफी तेजी से आगे बढ़ेगा और पुणे के लोगों को फाइनली एक अपना एयरपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अब तक ये सोचा जा रहा था कि नवी मुंबई का ही एयरपोर्ट पुणे के लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फिर से पुणे से रिलेटेड, जहां पर प्रीपेड ऑटो रिक्शा बूथ्स वापस रीइंट्रोड्यूस किए जाने वाले हैं। तो दोस्तों 2020 के पहले पुणे एयरपोर्ट के पास में प्रीपेड ऑटो रिक्शा बूथ्स होते थे। इसका मतलब जो ओवरचार्ज करने वाले इलीगल ऑटोज है उससे अलग यहाँ पर जैसे टैक्सीज का एयरपोर्ट में होता है पहले पैसे दो बाद में आप राइड पे जाओ, वैसे यहाँ पे चीजें कर सकते हैं। तो ये बंद कर दिया गया था कई इश्यूज के चलते 2020 में, लेकिन अब आरटीओ ने रेलवेज वगैरह ने मिलकर जो है फाइनली एक और बार ये चीज शुरू कर दी है, जगह वगैरह डेडिकेट कर दी गई है। साथ साथ एक मोबाइल ऐप के थ्रू यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है और यहाँ पर पुणे के जो ऑटो यूनियन से ये अभी टेस्ट कर रहे हैं ऐसा उन्होंने कहा है। और ये ऐप दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसेंजर ड्राइवर के काम में आएगा, जो ओवरऑल सिस्टम है उनको भी ट्रैक करने मिलेगा कितनी ऑटोज जा रही है, क्या जा रही है, फीडबैक वगैरह। तो यहाँ पर दोनों एंड पे रिसीट्स वगैरह भी मिलेगी। तो ये एक्चुअली काफी अच्छी बात है पैसेंजर्स के लिए स्पेशली। अब ऑटो यूनियंस अच्छे से इसको चीज एक्सेप्ट करते हैं या फिर कोई गंद मचाते हैं, ये देखना पड़ेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है साबरमती रिवर फ्रंट से रिलेटेड, जहाँ पर एक एंटरटेनमेंट हब यहाँ पर मिलने वाला है लोगों को और एक सेंटर पीस यहाँ पर होने वाला है 70 मीटर का एक फेरिस व्हील जो कि लंदन आई से इंस्पायर्ड होगा। तो यहाँ पर साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो ऑब्वियसली हमने बात की है, इन्होंने ये कहा है कि ये इस तरीके कॉन्सेप्ट लाएंगे। अगर साबरमती रिवर फ्रंट को देखो तो कोई ना कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती रहती है, कभी कोई गार्डन कभी कोई ब्रिज, अभी एक फेरिस व्हील और एंटरटेनमेंट हब का यहाँ पे बात किया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है 72nd मीटिंग ऑफ नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप से रिलेटेड जो हुई थी दिल्ली में, और यहाँ पर 3 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जो है कई स्टेट्स के अंदर ध्यान से एड्रेस किया गया। यहाँ पे हाईवे प्रोजेक्ट, रेलवे के प्रोजेक्ट, अर्बन अफेयर्स के प्रोजेक्ट जो है जिसके अंदर मेट्रो आती है, महाराष्ट्र के जम्मू कश्मीर के अंदर रेल वगैरह आती है, इंटर स्टेट प्रोजेक्ट आते हैं, इन सबको जो है काइंड ऑफ मॉनिटर किया गया। तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, टाइम टू टाइम ये होते रहता है। फिर से ये किया गया है, कोई दिक्कत अगर होगी इन प्रोजेक्ट्स के अंदर तो सॉल्व की जाएगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस से रिलेटेड, बिहार में जो बनी है, जिसको अगले हफ्ते इनॉग्रेट किया जाने वाला है। दोस्तों आप जानते हो नालंदा हिस्टोरिक जगह है, यहाँ पे इसको काइंड ऑफ एक जान दी गई थी नई यूनिवर्सिटी बनाकर। अब हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि आर्किटेक्चरली ये बहुत ही ज्यादा पीक पीडब्ल्यूडी बाबू डिजाइन है और हिस्टोरिकली अगर ये बिल्डिंग बनानी थी तो काफी ज्यादा अच्छे से बन सकती थी। अब जो भी है बट नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो बन गई है और लोगों के लिए ये ओपन हो जाएगी नेक्स्ट वीक। अगली खबर दोस्तों आ रही है गौतम अडानी लेड अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड, जिनको की एनवायरमेंटल और कोस्टल रेगुलेशन जोन अप्रूवल मिल गया है सेंटर से उनके मुंद्रा पोर्ट की कैपेसिटी को डबल करने के लिए। इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर अडानी ग्रुप कर रही है वो है 45,000 करोड़ रुपीस, और इसके वजह से जो APSEZ है या अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इनको अपनी जो कैपेसिटी है वो 514 मिलियन टन पर ले जाने के लिए पॉसिबल होगा। यहाँ पर 2031 तक ये काम खत्म करना पड़ेगा। वैसे कंसेशन पीरियड 2031 में ही खत्म हो रहा है 30 साल के रन के बाद में, जिसके बाद में देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। प्रोबेबली अडानी है तो कुछ यहाँ पे जुगाड़ हो ही जाएगा, लेकिन बेसिकली यहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पे मुंद्रा पोर्ट जो ऑलरेडी बहुत बड़ा है इसकी कैपेसिटी हैंडलिंग बढ़ने वाली है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है विजयवाड़ा और मुंबई के बीच में लॉन्च हुए डायरेक्ट फ्लाइट से रिलेटेड, जहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ये सर्विस शुरू की है। सैटरडे को ये काम शुरू किया गया और यहाँ पर एयरबस A320 जो प्लेन्स है यानी जो सिंगल एल प्लेन्स है उनका इस्तेमाल किया गया है। तो वैसे हर कुछ दिनों के अंदर कोई ना कोई दो नए शहरों के बीच में कनेक्टिविटी में होते हुए नजर आ सकती है, यहाँ पर सिमिलर चीज देखने मिल रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है राइट्स, जो हमारी रेलवे की राइट्स है वो, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, जिन्होंने इंक किया है मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंतर्गत ये दोनों मिलकर काम करेंगे फॉर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रेलवे साइडिंग्स, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, और जो 25,000 वोल्ट की ओवर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होता है आइसोलेटर्स वगैरह के साथ, ये भी काम किया जाएगा। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है इनका एक प्राइवेट रेलवे नेटवर्क चलता है बंगाल झारखंड
झारखंड के पास में। इसके लिए ये एमओयू साइन करना जरूरी था क्योंकि रेलवेज डायरेक्टली बिना किसी एमओयू के यहाँ पे एग्रीमेंट्स या जो काम वगैरह वो नहीं कर सकती। तो ये टाइम बाय टाइम एग्रीमेंट होते रहता है। तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अंतर्गत जितनी रेल लाइंस है वो रेलवेज अच्छे से मेंटेन करेगी और अपग्रेडेशन भी करेगी। अगली खबर दोस्तों आ रही हमारे देश के कंटेनर कार्गो से रिलेटेड, जहां पर 8% का ग्रोथ नोट किया गया है। तो यहाँ पर जो प्रोलॉन्ग रेड सी क्राइसिस है उसके बावजूद ये किया गया, कैपेसिटेशन यहाँ पे बड़े लेवल पे हुई है और कंटेनर वॉल्यूम्स जो है आगे भी बढ़ेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। अगली खबर दोस्तों हमारे फॉरेन रिजर्व से रिलेटेड है, जिनकी वैल्यू बढ़ी है 4.3 बिलियन डॉलर से और एक रिकॉर्ड हाई हमने फिर से टच किया है जून 7 को, जो है 655.8 बिलियन डॉलर्स। रिजर्व बैंक के आंकड़े ये है। वैसे अगर आप लोग जानते हो तो धीरे धीरे हमारे रिजर्व्स काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। डीप डिप्रिसिएशन ऑफ नॉन यूएस यूनिट्स, यूरो पाउंड वगैरह के वजह से भी हमें फायदा मिला है वैसे, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पे इतने लेवल पे बढ़ रहे कि प्रोबेबली हमें 3 से 4 साल में अगर सब कुछ सही जाता है तो 1 ट्रिलियन पे भी ये टच होते हुए नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है साउथ कोरियन ऑटोमेकर Hyundai से रिलेटेड, जिनकी इंडिया आर्म ने प्रिलिमिनरी पेपर्स फाइल कर दिए है सेबी के साथ में एक आईपीओ के लिए, जिसके अंतर्गत ये कंपनी सेल करना चाहती है 142.2 मिलियन शेयर्स और उनके ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के हिसाब से ये बात पता चली है। सिटी ग्रुप इन चीज को संभालेगी। जो मेजर एडवाइजर्स रहे हैं Hyundai के अंदर, सिटी ग्रुप, कोटक महिंद्रा, जेपी मॉर्गन चीज कंपनी, HSBC होल्डिंग्स वगैरह जो है यहाँ पर डाइल्यूशन कर सकते हैं। तो जो Hyundai कंपनी का इंडिया वाला ब्रांड है, यहाँ पे साउथ कोरियन कंपनी सीधे तो लिस्ट नहीं होगी, लेकिन जो इंडिया यूनिट है इसका लिस्टिंग भारत के अंदर होते हुए नजर आ सकता है कुछ महीनों बाद। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रो लाइन 3 से रिलेटेड, जहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो शहर अभी बदनाम हो गया था मुंबई का मेट्रो और कंस्ट्रक्शन के बैरिकेड्स की वजह से, उसके अंदर के जो मेट्रो बैरिकेड्स है वो मेजरली हटा दिए गए हैं और 63% जो ओवरऑल मेट्रो बैरिकेड्स थे मेट्रो लाइन 3 की वजह से शहर के अंदर, उनको क्लियर अप करके रोड्स को ओपन किया गया है। अभी कभी कहीं पे जो था कि रोड छोटा हो गया था इन बैरिकेड्स की वजह से, सिंगल लेन वगैरह बन गया था, वन वे वगैरह बन गया था। कहीं कहीं पे जो है रोड पूरी तरीके से बंद ही हो गया था, ऑल्टरनेट से लेने पड़ते थे। ऐसे कई सारे रोड जो है वो अभी ओपन अप कर दिए गए हैं। DN नोड, CSMT स्टेशन, चर्च गेट स्टेशन, इन बहुत सारे इंपॉर्टेंट जगहों पर ओपन अप कर दिए गए हैं रोड्स और एक बहुत बड़ा रिलीफ है मुंबई के लोगों के लिए जो रोड इस्तेमाल करते हैं। आज के स्पीडी सवाल के बारे में बात करें तो रोहित रोल पूछते हैं, इज द रेल मंत्री अगेन गोइंग टू ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन हाई एंड ट्रेन्स दिस टाइम टू, और इज ही गिविंग सम अटेंशन ऑन इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ लोअर एंड ट्रेन्स? तो यार देखो, रेल मंत्री क्या करेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता। ये बात कहीं ना कहीं पे मैं भी मानता हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे जवाब जो है वो थोड़ा ओपिनियन पर्सनल बेस्ड होगा। मैं ये मानता हूँ कि रेलवे सेफ्टी के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो है वो स्टाफ के ऊपर जो है प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन न करना है, जिसके लिए ऑब्वियसली मंत्री जी ही जिम्मेदार है। सुरेश प्रभु जो थे उन्होंने इस चीज को अच्छे से हैंडल किया था। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम पिछले कुछ एक्सीडेंट्स को देखें, चाहे वो बालासोर हो, आंध्र प्रदेश का हो, या इनफैक्ट जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आई वो भी, यहाँ पर कहीं ना कहीं पे स्टाफ एरर्स देखे गए हैं, सिग्नल्स को मिस करना वगैरह वगैरह। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश का एक्सीडेंट था वहाँ पे लिटरली लोको पायलट क्रिकेट मैच देख रहा था, और मैंने आपको कुछ दिन पहले ये भी खबर दी थी कि एक सिस्टम लगाया गया था जहाँ पर डैश कैमरे लगाए जा रहे थे ट्रेन के अंदर, आगे की तरफ भी और केबिन के अंदर भी, लेकिन यूनियंस ने प्रोटेस्ट करके जो है अंदर वाला कैमरा कैंसिल करवा दिया। अभी सिर्फ बाहर के कैमरे लग रहे हैं। तो यार जब तक ऐसी चीजें होती रहेगी तब तक ऑब्वियसली जो लोग रेलवे चला रहे हैं उसको जो है कहीं ना कहीं मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेलवे बहुत एकदम सेक्सी है और सब कुछ सही चल रहा है, ऐसा नहीं है। कवच सिस्टम जो है ये बहुत पहले से जो है बहुत लंबे समय लग जाना चाहिए था, लेकिन रेलवे बोर्ड के अंदर जो लोग बैठ के अभी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि एक्सीडेंट क्या हुआ, कैसे हुआ, ये लोग ही टेंडर्स कहीं ना कहीं बहुत डिले कर चुके थे कवच का। अगर अब तक हो जाता तो कई लाइन्स के ऊपर लग भी जाता। अभी 10,000 किलोमीटर का कहीं तो टेंडर बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे कई लोग जिम्मेदार है, बहुत ज्यादा स्टाफ के अंतर्गत के इश्यूज ये है। और रेल मंत्री देखो, नई ट्रेन लॉन्च होगी, हाई एंड ट्रेन लॉन्च होगी, तो वो कम्युनिकेशन तो करने ही वाले हैं। अगर एक नरेटिव बना जा रहा है कि रेल मंत्री नहीं रेल मंत्री है, तो उस क्रिटिसिज्म के हिसाब से भी एक्शन लेना चाहिए कि मे बी वो काम करे कैपेसिटी वगैरह पे। लेकिन एक बात समझ के देखो कि हमारे देश के अंदर ना कैपेसिटी ये बात बहुत लोग बोलते हैं बढ़ाने की जरूरत है, और मैं मानता हूँ बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन जो डिमांड किस तरीके से साइकिल्स में चलती है और रेलवे किस लेवल तक एक्शन ले सकती है वो भी समझना जरूरी है। गणपति के टाइम पे या छठ के टाइम पे अगर अचानक से 5x डिमांड बढ़ जाती है तो 5x कैपेसिटी नहीं बढ़ सकती, और रेलवे ने अगर किसी जादू से 5x कैपेसिटी बढ़ा भी दी तो फिर साल भर उन ट्रेन का, ट्रैक्स का मेंटेनेंस का क्या करोगे? तो ये चीज जो है वो प्रैक्टिकली कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। कई सारी ऐसी चीजें हैं, अब कैसे अटेंशन कौन सी चीज को प्रायोरिटी मिलती है वो देखना जरूरी है, लेकिन अगर चीजें आगे जाके सही रखनी है तो कहीं ना कहीं पर स्टाफ के ऊपर कंट्रोल, बोर्ड के ऊपर कंट्रोल स्ट्रांगली रखना बहुत जरूरी है, ताकि प्रोग्रेस स्लो डाउन ना हो। उम्मीद करते हो सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज अगर सबमिट करनी होगी तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।